ये है हमारी एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ और आज हम करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन विद देयर कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे उनसे ही हो जाएं। तो ये सबसे बेसिक टर्म है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, दूसरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी और अनस्टेडी की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए टाइम, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कांस्टेंट डिस्टेंस। तो पहले इसको समझते हैं। मान लो ये कोई पाइप है और इसके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है। तो अब हमें जब एक चीज़ को समझना है तो दूसरी चीज़ को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। स्पेस को कांस्टेंट मानना मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेस की बात करनी। तो हम चाहे यहाँ से बात कर सकते हैं, यहाँ की बात कर सकते हैं, कहीं की भी बात कर सकते हैं। तो हमने माना पाइप का ये वाला सेक्शन, मतलब ये जो इसका सेक्शन है, हमने इसको एक कांस्टेंट मान लिया कि हम अब इसके ऊपर स्टडी करेंगे। अब हमने क्या किया कि यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा था तो उसकी प्रॉपर्टी देखी। क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वाटर की? वाटर की वेलोसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी क्या है, ये सब, वाटर का एक्सेलरेशन क्या है, ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। तो हमने इस सेक्शन पे देखा कि जो वाटर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी। तो अगर हमने देखा t = 0 सेकेंड पे, मान लो अभी 10 बजे हमने यहाँ पर देखा कि वेलोसिटी कितनी थी। मान लो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। अब 10:10 पे जब हमने देखा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड ही थी। 10:15 पे देखा तब भी इतनी थी। मतलब टाइम के चेंज करने से इस सेक्शन पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। हाँ, इस सेक्शन पे चेंज हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस सेक्शन से मतलब है। तो यहाँ पे सेक्शन पे टाइम चेंज होने से जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है स्टेडी फ्लो। और अगर यहाँ पर हम देखते कि 10 बजे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 10:05 पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, अगर वो चेंज हो रही है विद टाइम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे तो वो होगा अनस्टेडी फ्लो। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं इसी तरह। तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारे पास स्पेस की बात करेंगे हम, और स्पेस को समझने के लिए हमें दूसरी चीज़ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, मतलब हमें टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब हम जितनी बात करेंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे। तो मान लिया अभी 10 बजे हैं, तो अभी हम 10 बजे की बात करेंगे। तो 10 बजे हमने देखा कि इस जगह पे और इस जगह पे, क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम अलग अलग स्पेस पे देख रहे हैं। पिछली बार हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमें टाइम की बात करनी है तो हमने कांस्टेंट स्पेस ले लिया था, तो एक पर्टिकुलर स्पेस की बात की थी। अभी हमने क्या किया कि हमने टाइम कांस्टेंट किया, मतलब 10 बजे की बात कर रहे हैं। 10 बजे हम यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी पानी की, और यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी। तो जैसे ही 10 बजे हमने नापी यहाँ पे वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड, और उसी टाइम पे 10:01 पे नहीं, 10 बजे ही हमने नापी यहाँ पर वेलोसिटी, तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड ही आई। तो मतलब अलग अलग सेक्शन पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की चेंज नहीं हुई, सेम रही, तो मतलब यूनिफॉर्म फ्लो। अगर ऐसा होता कि 10 बजे ही यहाँ पर 10 होती और 10 बजे ही हम यहाँ पे नापते तो यहाँ पे 11 मीटर पर सेकंड होती, तो ये वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती, या फिर इसकी प्रॉपर्टी कोई और चेंज हो जाती, तो ये हो जाता नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये कब हो सकता है, इसको देखो, जैसे मान लो ये टेपर्ड है और यहाँ से एक डिस्चार्ज जा रहा है, तो इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी कम, क्योंकि ये सरकना है, ये जो है हमारे पास नैरो सेक्शन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर जो 10 बजे हमने देखा तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर जो 10 थी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये 20 हो जाएगी। तो मतलब किसी एक अलग अलग सेक्शन पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट है, इसका मतलब ये एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। अब 3 तरह के फ्लो हैं, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। मतलब इसका ये होगा कि हम जो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी सिर्फ x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, फंक्शन है सिर्फ x का, तो मतलब वो है 1 डायमेंशनल। y और z से उसे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज हो रही है। 2D मतलब वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी फ्लूइड की फंक्शन है वो x और y, या फिर y या z, या फिर z या x, दो कोऑर्डिनेट्स का। तो ये जो होगी वो 2D होगी, और जो 3D में क्या होगा, x y z तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर x के साथ टाइम भी आ सकता है। टाइम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर 1D 2D 3D की बात करेंगे तो टाइम एक वेरिएबल हो सकता है, टाइम हम काउंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, x y z देख के बताएंगे कि ये 1D है या 2D है या 3D है। अब आगे समझते हैं लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को। मान लो एक पाइप के अंदर जो वाटर है या फ्लूइड है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, और इस फ्लो को हमने एज्यूम किया कि ये लेयर्स में है।
इस तरह से, ऐसे, ठीक है। लेयर्स में मतलब इस तरह से एक लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, नीचे तीसरी लेयर है, इस तरह से, और ये एक के ऊपर एक स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इस तरह से स्लाइड कर रहा है, तो ये होगा लेमिनार फ्लो। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये लेयर है, लेयर क्या है, ये H2O के मॉलिक्यूल है, ये वाटर है। अब ये जो लेयर है ये दूसरी लेयर में नहीं घुस रही है, बस ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, तो इसको कहेंगे लेमिनार फ्लो। लेकिन अगर जो ये क्या हो कि ये जो लेयर है ये इसके साथ इंटरमिक्स होती रहे और नीचे वाली ऊपर मिक्स होती रहे, ये इंटरमिक्सिंग होती रहे, तो इसको कहेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। अब समझते हैं रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो को। मान लो ये कोई फ्लूइड का पार्टिकल है, इस फ्लूइड के पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो है ये, तो इसको ऐसे समझो जैसे बुक्स में भी दिया होता है, ठीक है। अगर ये फ्लो हो रहा है बिना अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमे, मतलब इसको इस मास के अबाउट इस तरह से नहीं घूमना है, ये तो ये इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा। और अगर जो ये घूमने लगा इसके अबाउट तो ये कहलाएगा रोटेशनल फ्लो। जैसे समझते हैं, जैसे इस एग्जांपल को समझो, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमा नहीं, यहाँ पे पहुँचा फिर यहाँ पे पहुँचा, ये घूमा नहीं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मतलब ये इरोटेशनल फ्लो हुआ। इसको भी समझो कि यहाँ पे जैसे मान लो ये पार्टिकल था, तो यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, ये इस तरह से तो घूम रहा है लेकिन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा, तो ये भी इरोटेशनल फ्लो होगा। ये घूम रहा है इस तरह से लेकिन फिर भी ये इरोटेशनल फ्लो ही कहलाएगा। रोटेशनल फ्लो क्या होगा कि पहले यहाँ पे ये था, उसके बाद यहाँ पे पहुँच के ये क्या हुआ, कुछ इस तरह से हो गया, तो मतलब ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम गया, तो ये होगा रोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। मान लो जो हमारे पास वाटर है या फ्लूइड है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब कहीं पे भी मान लो यहाँ पे इसकी डेंसिटी, चलो डेंसिटी छोड़ो, कंप्रेशन से ही देखते हैं। अगर मान लो फ्लूइड जो है कंप्रेस होगा तो कंप्रेस होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और रिलैक्स होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी बढ़ेगी कैसे, जब पार्टिकल पास आते हैं तो एक जगह पे ज़्यादा पार्टिकल, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा मास आ जाता है, तो इसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या होगा कि अगर कहीं पे देखा डेंसिटी रो थी और आगे जाके देखा तो डेंसिटी रो से ज़्यादा हो गई, रो 1 हो गई या रो 2 हो गई या फिर उससे कम हो गई, तो ये क्या होगा, कंप्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होगा कि जहाँ पे भी देखा और जिस टाइम पे भी देखा, जो पार्टिकल था, जो फ्लूइड था, उसकी जो डेंसिटी थी वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसको कहेंगे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब इसको हम स्पेस के साथ भी देख सकते हैं, टाइम के साथ भी देख सकते हैं। स्पेस के साथ कैसे कि हमने यहाँ पे देखा रो और यहाँ पे देखा रो तो सेम था, ये हुआ स्पेस के साथ देखना। टाइम के साथ क्या हुआ कि हमने यहाँ पे देखा रो 10 बजे और यहीं पे देखा वापस से रो 10:05 पे, तब भी चेंज नहीं हुआ, तो ये हुआ इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की थ्योरी आगे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट इज कंसिडर्ड एज 1D 2D 3D या नन ऑफ दिस। अभी देखते हैं इसको। 1D हमने बताया था कि अगर जो प्रॉपर्टी है जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, वो फंक्शन है किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन का, तो ये होगा 1D। अगर 2 डायमेंशन का हुआ तो 2D और 3 डायमेंशन का हुआ 3D। ये फंक्शन होना का क्या मतलब है, फंक्शन का मतलब ये है कि अगर वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई, अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट करी यहाँ पे चेंज हुई, तो मतलब ये वेरिएबल है। अगर वेरी कर रहा है ये तभी ये यहाँ पे चेंज होगा, अगर ये वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो हम कंसिडर करेंगे ही इन डायमेंशन में। जैसे ये हमारे पास इनफाइनाइट एक्सटेंट की प्लेट है, तो ये आगे चल रहा है, आगे वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ये ऊपर नीचे भी चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मतलब वाई डायरेक्शन में भी हो रही है, एक्स डायरेक्शन में चलते हुए भी हो रही है। लेकिन इस डायरेक्शन में देखें तो ये इनफाइनाइट प्लेट है, तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब ये 2D होगी, 2D फ्लो कहेंगे हम इसको। सो इसका आंसर होगा 2 डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ स्टेडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन कन्वेक्टिव। तो पहले अब लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन समझना पड़ेगा, फिर आंसर देते हैं इसका। तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी का क्या मतलब समझा है कि मतलब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का जो हमने मतलब समझा है वो क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर यही पूछ लिया जाए कि अगर आपसे पूछे एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अपॉन टाइम। ऐसे ही एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में क्या होगा,
वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट टाइम। और ऐसे ही ए जेड आप अगर जो आपसे पूछ लिया जाए तो u v w, मतलब w मतलब वेलोसिटी इन w z डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर 3 कंपोनेंट आ सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, अगर वेक्टर की टर्म में लिखें तो ए एक्स किस डायरेक्शन में होगा, आई डायरेक्शन में, प्लस ए वाई किस में होगा, वाई डायरेक्शन में, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, ए डब्ल्यू, ए जेड, और ये होगा के डायरेक्शन में। तो इतना तो हमें समझ में आया। तो अब इसको यू को समझो। यू क्या है, जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो ये फंक्शन हो सकती है एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी और टाइम का भी। ठीक है, अब ये समझ में, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकती है। कई बार डाउट आता है कि जो एक्स डायरेक्शन में ही, मतलब जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो एक्स का ही फंक्शन हो सकती है। तो इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो ये हमारे पास रॉक है, स्टोन है, हमने इसको इस तरह से फेंक दिया तो इसकी वेलोसिटी तो v होगी। ये है u, ये होगी v जो y डायरेक्शन में है, और ये है u। तो मान लो इसको समझते हैं जो y डायरेक्शन में है, तो जो पत्थर होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे x इजिकल टू, मान लो यहाँ पे ऑर्डिनेट है, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 पे जो वेलोसिटी है v है। अब जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो मतलब x इजिकल टू समथिंग कुछ पे पहुँचेंगे, y समथिंग पे कुछ पहुँचेंगे, तो x और y चेंज करने से जो वेलोसिटी यहाँ पे हुई वो क्या हो गई, 0। मतलब ये ऊपर जाना, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इस जगह पे वेलोसिटी जो है 0 हो गई जो वाई डायरेक्शन वाली थी। और यहाँ पे जब हम पूछे एक्स और वाई, हमारे पास कुछ आया तो इस जगह पे वेलोसिटी इसकी कुछ और है। ठीक है, सिमिलरली जो u है, u यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तो x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे भी u रहता है, यहाँ पे भी u रहता है यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि अगर u हमें लिखा हुआ है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी बोली है तो वो x y z तीनों का फंक्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो x का ही फंक्शन हो। तो अब जब ये फंक्शन बन गया मल्टीपल वेरिएबल का, तो अब हमें इसे डिफ्रेंशिएशन से ही निकालना पड़ेगा। तो अगर जो हमें ए एक्स निकालना है तो हम करेंगे डी यू बाई डी टी। तो u जो भी है उसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर जो u सिर्फ t की टर्म में होता है, मतलब अगर जो u को लिख लेते हैं हम a² या फिर 5t², तो हम t से डिफ्रेंशिएट करते 10t, इसका आंसर आ जाता ax का। लेकिन यहाँ पे x y z तीनों है और ये कांस्टेंट नहीं है। बात यह है कि जो x y z है ये टाइम के साथ भी वेरी कर रहे हैं। तो हमें अगर जो x लिखा दिख जाए ax² या फिर 5x² लिखा हुआ दिख जाए, तो हम इसको t के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। हम ऐसे करते हैं ना कि जैसे 5x² को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो हम इसको यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। कारण इसका यह है कि इस x में भी t छुपा हुआ है, इस x में भी t छुपा हुआ है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान के 0 नहीं कर सकते। ये x भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर से, इस u के अंदर से x निकालना पड़ेगा और उसके अंदर से भी t निकालना पड़ेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है, ax निकालने के लिए du/dt करो। अब इस u के अंदर x भी है, y भी है, z भी है, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम पहले इस u के अंदर से x निकाल लेंगे, del u बाई del x, और फिर इस del x को del t के रेस्पेक्ट में करेंगे। मतलब u में से x निकाला और अब इसको t के रेस्पेक्ट में किया। देखो अगर जो हम डायमेंशनली देखें इसको, तो x कट गया तो del u बाई del t आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लस, इसके अंदर y भी है तो del u बाई del y। अब y को t के रेस्पेक्ट में कर देंगे, बिल्कुल सही है। प्लस del u बाई del z, अब इसको del z बाई del t कर देंगे। प्लस del u बाई del t बाई del t करेंगे तो वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब टर्म्स आ गई। अब इसको ध्यान से देखो तो del x बाई del t, x को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो u आ गया u डायरेक्शन में। del y बाई del t किया तो ये आ गया हमारे पास v, del z बाई del t किया तो ये हमारे पास आ गया w। तो इससे हमारे पास कुछ ये आया, ये जो इतना पार्ट है जिसके अंदर x y z है, x y z मतलब स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है ना टोटल, तो ये होगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ये इसकी हर एक टर्म एक्सेलरेशन को बता रही है, और जो जिस टर्म में सिर्फ टाइम है इसको हम कहेंगे लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। मतलब जो वेलोसिटी है यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने देखा था कि जो पाइप है, पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, अगर हम देखें कि इस जगह पे और इस जगह पे
यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ, एक तो हुआ ये, वो रिप्रेजेंट करेगा इससे, और हम बताएंगे कि इस जगह पे था, अभी एक्सेलरेशन ए था, उसके बाद A2 हो गया, A1 से A2 हो गया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन चेंज हुआ वो बताएगा इससे। तो एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, स्पेस के साथ भी और टाइम के साथ भी, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा ये। चलो ए वाई को भी लिख के देखते हैं, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो डेफिनेशन क्या है बेसिक, dv/dt, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v फंक्शन किसका है, x का भी है, y का भी है, z का भी है और t का भी है, तो लिखते हैं। तो हमने dv/dt निकालने के लिए del v/del t करेंगे, del v/x निकालेंगे पहले इसके अंदर से, del v/del x, del x/del t, प्लस y का भी फंक्शन है तो del v/del y करेंगे, del y/del t, प्लस del v/del z करेंगे, del z/del t, प्लस del v/del t करेंगे, del t/del t हो जाएगा 1। देखो del x/del t क्या आया u, ये आया v, ये आया w, तो ए वाई आ गया ये। अगर आप इसको बार बार प्रूफ करना चाहो तो इसका एक पैटर्न समझ लो। पैटर्न क्या है, यू वी डब्ल्यू तीनों में आने वाला है। अगर हम y निकाल रहे हैं तो v के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो del v/del x, del v/del y, del v/del z और dv/dt। तो अगर हम ए जेड लिखना चाहते हैं बिना इसको प्रूफ किए तो हम क्या करेंगे, यू वी डब्ल्यू, जेड निकालने के लिए हम dw/del t करेंगे, dw/dt करेंगे, तो w के रेस्पेक्ट में करेंगे, del w/del x, del w/del y, del w/del z और del w/del t, प्लस प्लस प्लस। तो ये होगा कन्वेक्टिव और ये होगा लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ स्टेडी फ्लो, इनमें से क्या होगा। अभी हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे लोकल या टेम्पोरल, और जो हम स्पेस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे कन्वेक्टिव। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि स्टेडी फ्लो के बारे में, मतलब टाइम के साथ साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्पेस के साथ हो सकता है। तो मतलब लोकल एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा लेकिन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो। हाँ, लोकल एक्सेलरेशन जीरो होगा, कन्वेक्टिव नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल्व इज बीइंग ओपनड और क्लोज ग्रेजुअली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो समझो, मान लो ये पाइप है, इसकी जो वॉल्व है बार बार ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा इसको समझते हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट पे देखा हमने t = 0 पे, तो उस टाइम पे क्या था, इतनी वॉल्व ओपन थी, तो पानी कितना आ रहा था, इतना, तो उसकी वजह से वेलोसिटी कितनी थी v। उसके बाद क्या किया, ग्रेजुअली इसको ओपन किया, ठीक है, t = 10 सेकेंड पे, तो अब यहाँ से वेलोसिटी आने लगी ज़्यादा, तो मतलब टाइम चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेडी फ्लो, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है फ्लो, ठीक है, तो ये होगा अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी नहीं हो सकता, रोटेशनल के बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, मतलब अनस्टेडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इनमें से किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका आंसर होगा बी। समझ लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मास ऑफ कंजर्वेशन ही है। कहने का मतलब कि मान लो यहाँ से 10 किलोग्राम पर सेकंड मास इसके अंदर गया और यहाँ से 5 किलोग्राम पर सेकंड यहाँ से मास बाहर निकल गया, तो मतलब स्टोर कितना हो गया, 5 किलोग्राम पर सेकंड यहाँ पे मास जो है स्टोर हो रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे होता 5 किलोग्राम पर सेकंड निकलता और 6 किलोग्राम पर सेकंड स्टोर हो जाता, इसका मतलब ये होता कि 1 किलोग्राम पर सेकंड यहाँ पर जो मास है वो प्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब मास ऑफ कंजर्वेशन फेल हो जाता। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मास क्रिएट हो गया, तो मतलब जितना मास आया कुछ मास निकल गया, कुछ मास स्टोर हो गया, यही है मास ऑफ कंजर्वेशन। अब इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, इसकी इक्वेशन को याद रखेंगे। तो इसको कुछ ऐसे याद रखो कि मास जो स्टोर हो रहा है पर यूनिट टाइम, प्लस मास जो एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, प्लस मास जो वाई डायरेक्शन से आ रहा है, प्लस मास जो जेड डायरेक्शन से आ रहा है, इन सब का सम जो होगा वो ज़ीरो होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन से आ रहा है मतलब एक्स डायरेक्शन से आया और निकल गया, इन दोनों का डिफरेंस एम एक्स है। वाई डायरेक्शन से आया और निकल भी गया, ये है एम वाई, और जेड डायरेक्शन से आया और जेड डायरेक्शन से निकल गया, ये हुआ जेड। अब आया और निकला कितना, उसका डिफरेंस, ठीक है, यही होगा जो मास स्टोर हुआ। तो इन सब का सम ये होगी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इससे जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो होती है, तो ऐसे याद रखो इसको, टाइम एक्स वाई जेड, एक्स के साथ यू, वाई के साथ वी, जेड के साथ डब्लू, और यहाँ पे सब जगह पे आएगा रो।
ठीक है। इसको ऐसे समझो कि मान लो एक जो क्यूब है वो 1 मीटर क्यूब का क्यूब है या फिर 1 यूनिट का क्यूब है, तो वहाँ पे कितना मास आ रहा है, 1 किलोग्राम मास आ रहा है, ठीक है, पर सेकेंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब में आ रहा है पर सेकेंड, तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 1 रो पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना है 1, ठीक है, यूनिट की बात कर रहे हैं, इनटू मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, एक्स क्या है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो किलोग्राम पर सेकेंड, तो वही है मास पर यूनिट सेकेंड, ये भी मास पर यूनिट सेकेंड है, ये भी मास पर यूनिट सेकेंड है। तो ये हमारे पास आएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन। हमने यहाँ पर रो इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि मास इसके अंदर आने के बाद क्या पता कंप्रेस हो जाए, ठीक है। अगर कंप्रेस हो गया तो दब के बहुत सारा मास वो एक बन जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि मास बाहर कम आया क्योंकि अंदर वो दब के एक बड़ा मास बन गया था, तो इसलिए रो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर कंप्रेसिबल फ्लो है तो। अगर कंप्रेसिबल फ्लो नहीं हुआ तो रो जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इस डब्बे के अंदर जो वॉल्यूम आया था, जो फ्लूइड आया था, उसकी डेंसिटी मान लो रो थी, मान लो पानी था तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की उसकी डेंसिटी थी, बाहर निकला तब भी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी हुई, तो मतलब जो रो था वो कांस्टेंट था। अब यहाँ से समझो, डेल रो बाई डेल टी ये होता है चेंज, ये क्या बताता है हमें, चेंज बताता है कि रो में कितना चेंज आया, टाइम के साथ साथ रो में कितना चेंज आया। जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तब भी इतना ही 1000 था, फिर उसके बाद दूसरे वाला आया तब भी 1000 ही था, क्यों, क्योंकि पानी था, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, तो मतलब चेंज इन डेंसिटी जो है वो है ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। कब, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुआ, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुआ तो रो हो जाएगा कांस्टेंट, और लेकिन उसके अंदर जो चेंज होगा ये बताता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। अब ये रो कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आएगा, यहाँ पे रो, ये भी बाहर आएगा रो, यहाँ पे बाहर आएगा रो, ये उधर चला जाएगा ज़ीरो, तो उस केस में क्या बचेगा, उस केस में बचेगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब ये इक्वेशन कब आ रही है, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आपको दे दिया, मान लो कि उसने बोला कि स्टेडी फ्लो है। अब स्टेडी फ्लो होगा मतलब जो फ्लूइड के अंदर चेंज होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो होगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया जीरो। इसने ये नहीं बोला डेंसिटी जीरो है, तो ये जो रेस्पेक्ट में जीरो हुआ वो हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन क्या यहाँ पे रो की वैल्यू, क्या रो कांस्टेंट हो गया, नहीं, उस केस में भी हम ये लिखेंगे। लेकिन अगर जो हमसे बोला स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, तो यहाँ पे हमारे पास रो बाहर आएगा, तब हमारे पास ये सिचुएशन आएगी। और अगर सिर्फ स्टेडी बोला है तो यहाँ पे रो भी आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, याद नहीं करना है, पर्टिकुलर केस के हिसाब से आपको इक्वेशन डेराइव करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ये हमने लिखी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मतलब कि जो इसके कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड में है। अब होता है कुछ पोलर कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है, उसको हम एक सिलेंडर के तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट को, मतलब कोई भी पॉइंट पे पहुंचने का क्या तरीका होता है उसके अंदर, मान लो ये हमारे पास एक बीच की एक्सिस है, अब इससे किसी भी जगह पे जाना है तो वो आर डिस्टेंस पे जाएंगे। अच्छा, उधर की साइड जाना है तो हमें किसी थीटा एंगल पे घूम जाएंगे, और अगर जो हमें इस जगह पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे जाएंगे, थीटा पे घूमेंगे और उसके बराबर आएंगे, मतलब जेड डिस्टेंस जाके हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पहुँचने का तरीका क्या था कि हमने पहले उस तक पहुँचे, एंगल घुमाया और उसके बाद फिर जेड पे पहुँच गए, तो मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आर नहीं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी आर, थीटा और जेड। इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड नहीं होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, लेकिन जो ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर वेरिएबल की वो होगी आर, थीटा एंड जेड की। तो अब इसी इक्वेशन को अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो इसको पहले ये समझो कि जैसे मान लो ये सिलेंडर था, पानी इसके अंदर जा रहा था, तो जो आर डायरेक्शन में ये सेंटर होगा, सेंटर से रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे वी आर। ये जो घूमने वाली वेलोसिटी होगी थीटा पे, इसको बोलेंगे वी थीटा, और जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी इसको लिखेंगे हम वी जेड। तो इस टर्म में हम जब इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका वही, टी था, एक्स था, वाई था, जेड था। यहाँ पे क्या है, टी है, आर है, थीटा है, जेड है, तो पहले ये लिख लेंगे, डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब रो है, सभी में है, तो रो यहाँ पे भी सब में है, रो रो। अब यहाँ पे समझो कि x में जो डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u, उसको x के साथ ही डेरिवेट किया था, v को y के साथ, w को z के साथ। तो r है तो मतलब v r को r के साथ किया था, v थीटा को थीटा के साथ किया, और v z को z के साथ किया। तो अब याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जैसे 15 लिखा है
15 को जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा 3, मतलब 5 से डिवाइड करने पे जो इसके अंदर 5 का फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। तो अब इसको यहाँ से समझो कि ये वी आर है, ये आर है, मतलब आर है इसके अंदर वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी आर यूज़ होता है, यहाँ पे भी आर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो इस आर को हटाना पड़ेगा, तो 1/r कर देते हैं हम यहाँ पे। थोड़ी सी ट्रिक गलत हो गई, यहाँ पे क्या करना है 1/r दोनों जगह पे करना है, लेकिन यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वी आर का फैक्टर इसके अंदर एक रहे। एक याद करने की ट्रिक है सिंपल। यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक बार r से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे r था ही नहीं, तो मतलब इसके अंदर जो r था वो निकल गया। यहाँ पे r से डिवाइड किया, यहाँ से r से मल्टीप्लाई किया, कुछ चेंज नहीं आया। याद करने का तरीका फिर से देख लेते हैं। पहले क्या, t के रेस्पेक्ट में r थीटा z, उसके बाद रो आया सब में, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी r से डिवाइड किया, यहाँ से भी r से डिवाइड किया। अब क्या हुआ, यहाँ से r से ज़्यादा डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। यहाँ पे r से डिवाइड किया ताकि यहाँ से r वाला फैक्टर ख़त्म हो जाए। ये हो जाएगा v थीटा, ये हो जाएगा वी आर, और ये हो जाएगा वी जेड। ये है याद करने का तरीका। इतनी बड़ी इक्वेशन को याद क्यों करना है, इसको कुछ भी आपको टर्म दे दिया जाएगी, वी आर दे दिया जाएगा, वी थीटा दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि चेक करो कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, 2D है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन। तो देखो, स्टेडी है तो टी वाला ख़त्म, दूसरा इनकम्प्रेसिबल तो जो रो होगा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, सब में से रो उधर जाएगा, 0 हो गया। तीसरा क्या है, 2D है तो z वाला ख़त्म। तो हमारे पास क्या बचा, 1/r डेल बाई डेल आर आर वी आर प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा वी थीटा इजिकल टू 0। ये r दोनों बाहर है, उधर जाके 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, डेल बाई डेल आर आर वी आर प्लस डेल बाई डेल थीटा वी थीटा इजिकल टू 0। तो आपको हर इक्वेशन में, हर केस में इक्वेशन याद नहीं रखनी है, एक इक्वेशन याद रखनी है, वो भी ट्रिक बता दी मैंने, और उससे दूसरी इक्वेशन पे जंप करना है। तो दोनों फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन बता दी। क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन होती है एनर्जी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल फंक्शन के बारे में बोला है, तो अब पहले फिर से पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन समझ लेते हैं।